हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और सेट 3 का ये है आपका सेक्शन बी। 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। यहाँ पर हम करेंगे 21 से 26 क्वेश्चन, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ये इंटरनल चॉइस यहाँ पर दी हुई है, आपको एक क्वेश्चन इनमें से करना है। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, लिस्ट द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उनमें हम एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं या उनकी ज़रूरत होती है। इलस्ट्रेट एनी वन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर 3 तो आपको सोर्सेज लिखने हैं। कौन कौन से सोर्सेज हैं? एक तो हीट एनर्जी होती है आपकी, जिसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरी एनर्जी हम रिक्वायर होती है हमें, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। दूसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो। पॉसिबल सोर्सेज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। और तीसरा क्या है आपका? सनलाइट, ठीक है, जो कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, राइट। तो ये सारे आपके सोर्सेज हो गए। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि कोई एक सोर्स आपको बताना है और उसको आपको एग्जाम्पल के साथ में इलस्ट्रेट करना है। सपोज़ मैंने हीट एनर्जी ले लिया यहाँ पर, और हीट एनर्जी में यदि हम देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, जिसको हम लाइम स्टोन बोलते हैं, लाइम स्टोन। तो यदि मैं इसको यहाँ पर हीट करती हूँ तो यहाँ पर हमारा ये डिकम्पोज हो जाता है और बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत आसान रिएक्शंस हैं। बच्चे अक्सर इस रिएक्शन को लिखते हैं जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखने को आती है। तो यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। आप लिख सकते हो कि व्हेनेवर कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू क्विकलाइम। जो लाइम स्टोन है वो क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। जो हीट एनर्जी से यूज़ होता है उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एज एनर्जी यूज़ होती है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जिसमें सनलाइट यूज़ होता है एज एनर्जी उसको हम फोटोलिटिक जो है डिकम्पोजिशन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बी पार्ट है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल। मैंने जान के ये वाला लिया था क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इसको सॉल्व करना ही है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो यहाँ पर पूछा है कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है, कौन से फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं? हाइड्रेटेड, यानी इसमें जो है वो वाटर मॉलिक्यूल हैं, राइट। तो ड्राई टेस्ट ट्यूब में इसको हम गर्म कर रहे हैं, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। ध्यान होगा आपको कि एक बच्ची है जो कि अपने नाक को इस तरह से जो है फ्यूम्स को नाक की तरफ से हटा रही है कि नाक में ना जाए। तो यहाँ पर आपको 2 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर डालनी है। तो एक ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, पूछा व्हाट इज ऑब्जर्व, तो एक भी डाल सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों बता देती हूँ। पहला तो क्या है कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं जब इसकी हीट करते हैं तो आपको बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। किसकी आती है? बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो पंजेंट स्मेल या बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। पंजेंट स्मेल ऑफ सल्फर, बर्निंग सल्फर की पंजेंट स्मेल आती है। और दूसरा क्या है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है हाइड्रेटेड, ये ग्रीन कलर के होते हैं। तो पहले तो ये ग्रीन कलर चेंज हो जाता है आपका वाइट में, क्योंकि क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है अलग हो जाता है। जब अलग होता है तो वो ग्रीन कलर से वाइट में चेंज होता है और अल्टीमेटली बनाता है फेरिक ऑक्साइड, और इसका कलर हो जाता है आपका रेडिश ब्राउन। तो ये आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। 1 मार्क आपका इसमें मिल जाएगा, एक ऑब्जर्वेशन आपने लिख दिया तो। गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट अकर्स। तो यहाँ पर आपने फेरस सल्फेट लिखा, यहाँ पर लिखोगे आप हीट किया जा रहा है, इसको डेल्टा साइन से भी शो कर सकते हो। बन जाता है यहाँ पर Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। ये आपकी रिएक्शन है यहाँ पर, और ये बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। कुल मिला के ये रिएक्शन है यहाँ पर जो कि आपको लिखनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया है। सेकंड हम करते हैं यहाँ पर सेकंड 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन कहता है केमिकल कंपाउंड एक्स, ठीक है, केमिकल कंपाउंड कौन सा है? एक्स है। इज़ यूज टू ब्लीच, इसको हम ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं वॉश क्लोथ्स को इन लॉन्ड्री एज वेल एज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स।
यानी कि या तो हम जो पीने का पानी है उसको जर्म फ्री भी करते हैं इससे, दूसरा हम लॉन्ड्री में जो वॉश क्लोथ्स होते हैं उनको ब्लीच करने में, क्योंकि कई बार दाग धब्बे होते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एक्स बेसिकली क्या है, एक्स है आपका ब्लीचिंग पाउडर है। और ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक्स। हाउ इज़ दिस कंपाउंड रिप्रेजेंटेड, इसका फार्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। तो यहाँ पर आपका मेथड क्या है प्रिपरेशन का, जब आप ड्राई स्लेक्ट लाइम क्या CaOH, इस पर आप क्लोरीन गैस को पास करते हो तो आपका CaOCl2 बन जाता है। ये आपकी यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है, CaOCl2 यहाँ पर बन गया आपका, और साथ ही यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। कंप्लीट हो गई रिएक्शन। फिर आपका नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर 23 क्वेश्चन है, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द वेन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो हमें पता है दो तरह की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। आर्टरीज में थिक वॉल्स होती हैं, वेन्स में थिन वॉल्स होती हैं। वाई डू दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। तो पूछा है आपसे, पहले तो मेन फंक्शन पूछा है वेन्स का क्या है, दूसरा उनकी थिक वॉल्स क्यों नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वेन्स का मेन फंक्शन होता है कलेक्ट करना। तुमने याद होगा कि जो राइट एट्रियम में हार्ट के ब्लड आता है वो वेना केवा के थ्रू आता है, और कुछ वेन्स जो होती हैं जो कि सुपीरियर वेना केवा ऊपर से लाता है ब्लड को, और जो इन्फीरियर वेना केवा वो नीचे के पार्ट से, बॉडी पार्ट से लाता है ब्लड। तो यानी मेन फंक्शन क्या है इसका, कलेक्ट करना ब्लड को, टू कलेक्ट ब्लड, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसको कलेक्ट करना है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड टू ब्रिंग देम इन हार्ट, ठीक है, हार्ट में लाता है। और इसको थिक वॉल्स की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि ये कलेक्ट कर रहा है ब्लड को, तो इसमें ब्लड हाई प्रेशर में नहीं है, ब्लड इज़ नॉट इन हाई प्रेशर, और जब ब्लड हाई प्रेशर में नहीं है तो फटने का डर नहीं है वेसल के, तो यहाँ पर थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24th क्वेश्चन, सेक्स ऑफ चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विच दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो ऐसा क्यों कहा है कि उस सेक्स हार्मोन पर, जो सेक्स है चिल्ड्रन का, वो सेक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, किस पे, जो उसने अपने फादर से इनहेरिट किया है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो मदर में तो दोनों ही एक्स हैं, मदर में दोनों एक्स होते हैं, और फादर में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो ये जब एक एक्स और एक एक्स ये हो गया मदर का, और ये एक एक्स एक वाई फादर का हो गया, तो देखो यहाँ पर जब ये एक्स और एक्स मिलेगा तो ये किससे रिजेंबल कर रहा है, मदर से, यानी ये क्या बन गया आपका, फीमेल चाइल्ड बना। और ये एक्स इस वाले एक्स से, ये वाई आप यहाँ पर आपका इस वाले वाई से जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, ये एक्स वाई, ये किससे रिजेंबल कर रहा है, फादर से, तो ये क्या हो गया, मेल चाइल्ड हो गया। फिर ये एक्स फिर से इस वाले एक्स से कंबाइन करेगा और बना, ये एक्स वाई से करेगा कंबाइन, फिर से बना लेगा ये एक्स वाई, फिर से ये मेल चाइल्ड हो जाएगा, और ये वाला एक्स इस एक्स से कंबाइन करके एक्स एक्स यानी कि फीमेल चाइल्ड बनाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो वाई क्रोमोसोम है जब वो आ रहा है तब हमारे पास मेल चाइल्ड आ रहा है, यानी कि जो वाई क्रोमोसोम है वो कहाँ से आ रहा है, फादर से आ रहा है। तो यह आपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि जब सेक्स है चाइल्ड का वो डिटरमाइन करता है वाई क्रोमोसोम। यदि वाई क्रोमोसोम फादर से आ रहा है या फिर एक्स क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, दोनों केस में चाहे गर्ल है चाहे बॉय है, डिटरमाइन तो फादर का ही कर रहा है ना, मदर का दोनों केस में एक्स है, ठीक है। तो यदि फीमेल चाइल्ड है तो एक्स क्रोमोसोम फिर फादर से है, उससे कंबाइन किया मदर का एक्स क्रोमोसोम, और यदि मेल चाइल्ड है तो वाई से क्रोमोसोम से कंबाइन किया है। तो इस तरह से आप इसको कम जस्टिफाई करोगे आंसर को। 25 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी एक इंटरनल चॉइस दी हुई है और आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। हम यहाँ पर दोनों सॉल्व करेंगे। अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक्स बट कैन रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। एक बच्चा है जो कि पीछे की सीट पर बैठकर भी बोर्ड देख सकता है लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक ठीक से नहीं पढ़ सकता है, यानी उसकी आंख में डिफेक्ट है। क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम। उस विजन में कौन से उसके डिफेक्ट है, उसका नाम आपको लिखना है। लिस्ट 2 रीजन्स, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, आपको 2 रीजन बताने हैं ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट अराइजेस। साथ ही आपको लिखना है राइट द नेचर ऑफ द लेंसेज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। कौन सा लेंस उसको ज़रूरत है,
तो देखो, यदि बच्चा अपनी टेक्स्ट बुक नहीं देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है ठीक से, यानी उसका जो पास की नज़र है वो कमज़ोर है। दूर का तो दिख रहा है, उसको लास्ट सीट पर बैठा है, लेकिन अपना बोर्ड देख सकता है वो। तो पास की नज़र कमज़ोर है। तो पास का जब नहीं दिखता और दूर का दिखता है, तो इस डिफेक्ट का नाम क्या हो जाता है? यहाँ पर आंसर आ गया आपका, पहला आंसर आ गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहलाता है ये? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ये इसको कह सकते हैं आप फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, ठीक है, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। दूसरा पूछे आपसे, दो रीजंस पूछे यहाँ पर। तो पहला रीजन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर यदि तुम्हें ध्यान होगा तो एक कुछ इस तरह का डायग्राम आपका बनता है कि ये आपकी आई है, और जो रेस आ रही हैं वो यहाँ पर फोकस नहीं करती हैं, रेटिना पर फोकस नहीं करती हैं। कहाँ पर करती हैं? आपकी पीछे कहीं पर। मैंने ज़्यादा इधर कर दिया डायग्राम, तो थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है ये, लेकिन कुछ इस तरह से बनती हैं, पीछे पीछे बनती है रेस। ठीक है, यहाँ पर इमेज बनती है, तो पीछे इमेज बन रही है। यानी कि आप क्या लिखोगे यहाँ पर? कॉजेज, दोनों कॉजेज आप लिख सकते हो। एक तो ये है कि आपका जो आई बॉल है दैट बिकम्स टू शॉर्ट, आई बॉल छोटी हो गई है। ठीक है, बिकम्स टू शॉर्ट, यदि आई बॉल छोटी हो जाती है तब ये केस हो सकता है। दूसरा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जहाँ फोकस बनेगा वहीं पर इमेज बनेगी। तो यहाँ दूर बन रही है, यानी कि रेटिना से बाहर बन रही है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि फोकल लेंथ बढ़ गई है। फोकल लेंथ बिकम्स लार्ज और टू लार्ज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर है राइट द नेचर। तो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है? कन्वर्स करना है। रेस कन्वर्स हो जिससे कि ज़्यादा पास आए, कन्वर्स होकर के, और तब रेटिना पर इमेज बन पाए। तो जो थर्ड आंसर हो जाता है इसका, वो क्या होता है? आपको कौन सा लेंस चाहिए होता है? यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है 25th के ए पार्ट का। अब यहाँ पर इसी तरह से हम बी पार्ट कर लेते हैं 25th का। बी पार्ट है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ अ रे। यहाँ पर आपको एक रे डायग्राम बनाना है जिसमें आपको रे का पाथ शो करना है ऑफ लाइट falling obliquely on one of the refracting surfaces of triangular glass prism and mark the angle of deviation in it। यहाँ पर आपको क्या करना है? एक प्रिज्म लेना है, प्रिज्म पर किस तरह से जब एक लाइट रे फॉल करती है ऑब्लिकली तो किस तरह से वो डेविएट होती है, और इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको डायग्राम आता है बनाना। आप इस तरह से ये प्रिज्म बनाओगे, और यहाँ पर आपने प्रिज्म के बनाने के बाद में आप क्या करोगे? ये एक लाइट रे जा रही है जो कि ऑब्लिकली पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, प्रिज्म पर ऑब्लिकली लाइट रे पड़ रही है, और ये फिर यहाँ पर क्या होगा? तुम्हें पता है, यहाँ पर डिस्पर्स हो जाती है रे, इस तरह से कुछ डिस्पर्स हो जाती है, और फिर ये ऐसे करके यहाँ पर नीचे बैंड हो जाती है। तो ये इस तरह से बनती है। ये बाहर इमर्जेंट रे हो गई, ये ए बी सी हमारा प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और ये यहाँ पर इमर्जेंट रेज हैं। पूछे आपसे एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है, तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आपको क्या करना होता है? आपको इस रे को बढ़ाना होता है, आगे आगे एक्सटेंड करना होता है इसको, और इसको एक्सटेंड करेंगे आप, साथ ही आप जो डेविएट हो रही है रे उसको करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। राइट, यदि आप इसको ये आपका रेड लाइट है, ये आपका वायलेट लाइट है, इससे करेंगे तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन ये हो जाएगा पूरा। इस तरह से आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यदि आप एक रे से शो करते हो तो भी आप इस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन शो कर सकते हो, क्योंकि जो इमर्जेंट रे है उसको हम पीछे बढ़ाएंगे और जो इंसिडेंट रे है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। दोनों रेज जो एंगल बनाएंगी वो आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है। अब करते हैं आगे क्वेश्चन। ये हमारा 26 क्वेश्चन है, सेम सेक्शन बी का। 26 क्वेश्चन कहता है आपका कि 4 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर ज्वाइंट एंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ए बी सी डी एज शोन। ये आपका ए बी सी डी स्क्वायर है, और यहाँ देख रहे हैं आप 2 ओम रजिस्टर्स साइड टू साइड जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड टू एंड। यूजिंग appropriate formula determine the equivalent resistance of the combination between its two ends A and B। यदि हम इन दो एंड्स पर रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमको, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है, यहाँ पर क्या होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? ये हमारा एक मान लिया हमने रेजिस्टर जो जुड़ा है ए और बी से, और बाकी 3 ये हमने देख लिया ए डी और डी सी और सी बी से जुड़ रहे हैं। इन तीनों को हमने मान लिया सीरीज़ में। ठीक है, ऑब्वियसली यदि हम 2 पॉइंट का ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये तीनों सीरीज़ में हो गए, ये एंड टू एंड जुड़े। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज़ निकाल लेंगे।
सपोज़ ये मेरा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो सीरीज़ में कौन कौन से जुड़े हैं आपके? R2 जुड़ा है, R3 जुड़ा है और R4 जुड़ा है, यानी कि 2 + 2 + 2, यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर? 6 ओम हो गया। और अब ये तीनों रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो ये इसके साथ में ए बी के साथ पैरेलल में हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1/R1 + 1/RS हो जाएगा। तो 1/2 + 1/6 कितना हो गया यहाँ पर? 6 हो गया। 2 3 सा 6 1 सा 4/6। तो जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो गया वो हो गया आपका 6/4, यानी कि 4 1 सा 4, 4 5 सा 20, 1.5 ओम। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट आ जाता है। तो हमने आज सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन सी को। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।